नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे ने चुनाव खर्च की कलई खोली और अपने लिए कलह बढ़ा ली। गोपीनाथ मुंडे ने खुलेआम दावा किया कि देश में चुनाव लड़ना बेहद खर्चीला शगल हो गया है और खुद उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब विरोधी पार्टियां और चुनाव आयोग दोनों मुंडे के पीछे पड़े हैं। मुंडे पर चुनाव आयोग क्या नजला गिराता है, ये बात की बात है। फिलहाल तो मुंडे के खुलासे के बाद देश में इस बात पर बहस छिड़ चुकी है कि क्या चुनाव में करोड़ों का काला धन फूंकते हैं नेता, और क्या 40 लाख की खर्च सीमा में लोकसभा का चुनाव लड़ना मुमकिन नहीं है। पहिल्यांदा 1980 साली आमदार झालो, तेव्हापासून मी आता लोकप्रतिनिधी। पहिली निवडणूक मी 29,000 जिंकलो, ज्यामध्ये 22,000 निधी मला मिळाला। मला 7,000 रुपये खर्च करावा लागले आणि गेल्या वर्षीची निवडणूक मी 8 कोटी रुपये खर्च करून इलेक्शन वाले नसतील तर, आणि आता इलेक्शन गेट झाली तरी मी आता काय 5-6 महिने राहिले, एवढा पैसा लागतो। मग मी जर 10 कोटी रुपये होऊन खासदार व्हायचं असेल तर कशी लोकशाही चालणार, आणि म्हणून मला असं वाटतं। बीजेपी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र की बीड लोकसभा सीट से सांसद गोपीनाथ मुंडे अब अपने ही बोल वचन में फंस गए हैं। बढ़ते चुनावी खर्च की मिसाल के तौर पर उन्होंने खुद का असली बही खाता खोला तो चुनाव आयोग उनके बयान की सीडी खंगालने में जुट गया और कांग्रेस से लेकर एनसीपी तक के नेता उनकी सदस्यता खत्म कराने की मुहिम में जुट गए। मुंडे जी जो बीड के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने स्वीकार किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनका खर्च 8 करोड़ रुपए था, अर्थात 15 लाख रुपए की तुलना में लगभग 7-7.25 या 7.25 करोड़ रुपए ज्यादा उन्होंने खर्च किया है। तो निश्चित तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनता है। मैं निर्वाचन आयोग से अनुरोध करूंगा कि गोपीनाथ मुंडे को बुलाकर उनके बयान की जांच करके वो निर्णय लें, एक्शन लें और डिस्क्वालीफाई करें। अगर उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है और उस हलफनामे में ये कहा है कि उनका खर्चा 25 लाख से कम रहा है या जो भी रहा है, और वो सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि हमने 7-8 करोड़ रुपया खर्च किया है, तो इसमें जो विरोधाभास है इसका वो स्पष्टीकरण दें। ये देश के लिए भी उचित रहेगा और चुनाव आयोग का तो ये की जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने भाषण में कहा कि अगर चुनाव अधिकारी होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-6 महीने ही बचे। ऐसे विधान करना क्या शोभा देता है राजनीति? बिल्कुल शोभा नहीं देता है, लेकिन मैं इस बारे में क्या कहूं। चुनाव आयोग ने उन्होंने जो कहा उसकी जांच करनी चाहिए। मुंडे ने किसी और का नाम लिया होता तो बीजेपी उनके सुर में सुर मिलाती, लेकिन मुंडे के बयान पर सफाई देनी पड़ी तो बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को ढंग की दलील तक नहीं सूझी। गोपीनाथ मुंडे ने कहा है कि उन्होंने खुद 8 करोड़ रुपए अपने चुनाव प्रचार पे खर्च किया और बढ़ता जा रहा है, ये आप तक क्या है? उन्होंने चुनाव प्रचार में अपने खर्च नहीं किए, ये कहा है। हमने देखा है कि इतने खर्च हुए हैं और तमाम तरह के होते हैं। एक कैंडिडेट पे नहीं, बहुत से कैंडिडेट्स की बात कर रहे होंगे, वो जनरल बात। आमतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी से बिल्कुल अलग सुर में ही बोलते हैं, लेकिन मुंडे के बयान को समाजवादी पार्टी ने 100% सच करार दिया। उन्होंने सच कह दिया, लोग सच से डरते हैं। 8 तो बहुत छोटी रकम कही, दक्षिण भारत में 100 करोड़ रुपए में पार्लियामेंट को चुनाव लगता है, सत्यता है। चुनाव आयोग भी जानता है, सब जानता है, लेकिन सत्य कहने से कतराते हैं। मैं तो कहूंगा तो चुनाव आयोग को सुधार करना चाहिए और चुनाव का पूरा खर्चा अपने ऊपर वहन कर लेना चाहिए, जिससे प्रत्याशी को सिर्फ अपनी बात कहने का अधिकार रहे। अब मुंडे के बयान और उस पर समाजवादी पार्टी की दलीलों ने नई बहस छेड़ दी है कि क्या 40 लाख रुपए में लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ 40 लाख। यह खर्च सीमा बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने वालों के लिए है। 40 लाख तक खर्च करने की छूट भी फरवरी 2011 के बाद से लागू हुई, जबकि मुंडे साहब जिस चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च करने का दम भर रहे हैं, उस वक्त तो लोकसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार 25 लाख से ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकता था। चुनाव खर्च की संवैधानिक बंदिश का पालन कागजों में गोपीनाथ मुंडे ने भी किया था,
उन्होंने 2009 में चुनाव आयोग को जो ब्यौरा दिया उसके हिसाब से तो मुंडे 19,36,922 रुपए खर्च करके ही चुनाव जीत गए थे। चुनाव आयोग अब मुंडे से जवाब तलब करने की तैयारी में जुटा है, लेकिन असल में मुंडे के बयान से तो सवालों में खुद चुनाव आयोग भी घिर गया है। चुनाव के वक्त आयोग के ऑब्जर्वर उम्मीदवारों की हर चाल पर नजर रखते हैं। उनके खर्च का बही खाता भी आयोग की निगरानी में रहता है। फिर आयोग की नाक के नीचे मुंडे ने तय सीमा से 32 गुना कैसे खर्च कर दिया। ये कड़वी सच्चाई है कि चुनाव में काले धन का खुला खेल होता है। नेता भी मानते हैं कि चुनाव आयोग की तय सीमा में खर्च करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, लिहाजा वो काले धन के आटे में सफेद धन को नमक की तरह मिला देते हैं। सफेद धन चुनाव आयोग को दिखाने के काम आता है और काला धन चुनावी खर्चों का पेट भरने के। मुंडे ने यही सच कबूल किया है जिसे जानते तो सब हैं, लेकिन जुबान पर कोई नहीं लाना चाहता। 29,000 जिंकलो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मला मिळालता, मला 7,000 रुपये खर्च करावा लागले आणि गेल्या वर्षीची निवडणूक मी 8 कोटी रुपये खर्च करून इलेक्शन वाले नसतील तर। तो मुंडे के बोल बच्चन लेकिन भारतीय राजनीति के अंदर तूफान लाकर चले गए हैं। क्या थमेगा यह तूफान या यहीं रह जाएगा? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ शांताराम साहिब जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं, आशीष शेलकर साहब जो कि मुंबई बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं, रियाज अहमद जो कि एमओएस से समाजवादी पार्टी के लखनऊ से वो मौजूद हैं, अनुज गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे पैनलिस्ट वो हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अदीब साहब जो कि इंडिपेंडेंट एमपी है राज्यसभा के वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और अबनी राय साहब लेफ्ट का जाना माना चेहरा हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा भारत का ये राजपत्र। भारत का राजपत्र कहता है कि 40 लाख से ज्यादा चुनाव खर्च की सीमा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहूंगा। अनुज जी, 40 लाख में क्या लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है? कुछ कठिन काम लगता है, क्योंकि यदि 15-16 लाख आपके मतदाता हैं तो आपको केवल 2 रुपए में एक मतदाता तक पहुंचना है। ये तभी संभव है जब कार्यकर्ताओं का जाल आपका सब जगह बिछा हुआ और वो अपनी जेब से खर्च करके चुनाव लड़ा रहे हों आपको। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, आजकल तो कार्यकर्ता अपने लिए रोज का खर्चा मांगते हैं। जब दिहाड़ी पर मजदूर 250-300 रुपए में मिल रहा हो तो कार्यकर्ता तो आपको 1000 रुपए से कम पे तो मिलेगा नहीं। मतलब ये 40 लाख असंभव लिमिट है? असंभव है। अब नहीं देखिए, जहां तक हमारे लेफ्ट की बात है, वहां कैडर सिस्टम है। हम लोग तो वर्कर जो है अपने घर में खा के करते हैं, हमारे लिए बात छोड़िए। लेकिन आमतौर से पूरे देश भर में जिस ढंग से चुनाव में कहीं पर टीवी, कहीं पर कुछ दिया जाता है, ये सबके साथ है। कैश मनी भी दिया जाता है, दारू दिया जाता है। ये जो है इसकी खर्चा जो है ये चुनाव के ऑब्जर्वर जो है वो भी देख चुके हैं। तो अगर इसकी हिसाब जोड़ा जाए किस ढंग से वोट लिया जाता है तो मेरे ख्याल 40 लाख की बात जो है ये खर्चा तो होता ही नहीं है। इससे ज्यादा खर्चा करते हैं और वोट छिपाते हैं। क्यों ना सरकारी आंकड़े के अनुसार, जो नियम के अनुसार दिया जाता है पत्र, उसमें ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और मतलब 40 लाख इम्प्रैक्टिकल है। मोहम्मद अदीब साहब, यही नहीं, एक के साथ एक चीज बोल कर दूं, बिल्कुल इसी के कारण जो है खर्चा इतना बढ़ते जा रहे हैं, ताकि जो छोटे पार्टियां हैं जो इसकी पैसा की जो है दूसरी जगह से नहीं आती है, कलेक्शन से करते हैं, उनके लिए एक आफत खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग जो स्टेट की मांग की थी वो सबसे बड़ी बात है कि स्टेट इसकी खर्चा दे और एक जो हिसाब के अनुसार हो, बाकी कुछ तभी कुछ हो। अदीब साहब, 40 लाख में चुनाव लड़ना लोकसभा का संभव है? देखिए, आज के माहौल में इलेक्शन जो है ये एक मेला बन गया है। बहुत से लोगों के लिए ये एक इवेंट है जिसमें पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन उसूल की बात यह है कि 40 से कम में ही खर्च होना चाहिए। अगर आपका सही नुमाइंदा है और अगर आप सही तरीके से आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है और जाने पहचाने आदमी हैं तो ये रकम बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से आजकल इलेक्शन को खरीदा जाता है, वोटर को जिस तरीके से बनाया जाता है, इसमें एक चिंता का विषय जरूर आ गया है। आप कितनी ही लिमिट बना दें, वो लिमिट रुकेगी नहीं। अभी 25 लाख था, उससे पहले 15 लाख था, अब 40 लाख आ गया। अभी भी लोग कह रहे हैं कि और बढ़ाइए।
तो कोई इससे ये पूरा सिस्टम कोलैप्स मतलब हम ब्लैक मनी का इस्तेमाल होने दें? नहीं होने दे, शराब बांटे, पैसे बांटे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही कह रहे हैं ना अदीप साहब, यही कह रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं इसी लिमिट में लोगों को अपना इलेक्शन लड़ना चाहिए। कोई लड़ेगा? और इलेक्शन कमीशन कोई लड़ेगा? नहीं, इलेक्शन आप जैसा ईमानदार आदमी भी नहीं लड़ नहीं साहब, हमने तो 280 रुपए में राज्यसभा की सीट जीती थी और 200 रुपए के मैंने इस टाइम पेपर खरीदे। 280 रुपए। 280 में कितने जीरो आप भूल गए? नहीं बताइए। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं 280 मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अब 200 रुपए के मैंने 280 रुपए में कोई राज्यसभा की सीट जीत सकता है? 280 रुपए। आप यकीन करें, मैंने ये बात ऐलान की कि 200 रुपए के स्टैम्प पेपर और 80 रुपए टाइपिंग, 5000 रुपए जमा किए थे जो मेरे वापिस आ गए। क्यों? कि मेरे पास न पैसा था न मैं जानता हूं कि राज्यसभा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि करोड़ों खर्च किए, उनका कोई मकसद होगा, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी, यदि आपके पूरे विधायक आपको सपोर्ट दे रहे होंगे तो शायद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो इंडिपेंडेंट लड़े थे, मैं इंडिपेंडेंट लड़ा और एक सपोर्टेड बाय समाजवादी पार्टी। नहीं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अजीत सिंह की पार्टी, तीनों पार्टियों ने मुझे सपोर्ट किया था। लेकिन मैं ये तस्वुर, ये सोच भी नहीं सकता। पैसा किसी ने नहीं मांगा, अजीत सिंह ने नहीं मांगा, मुलायम सिंह यादव ने भी नहीं मांगा। मुझे फोन करके कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं। ये ऐसा है। एक आध ऐसी सीट मुझे भी दिलवा दीजिए। जो फैक्ट है उसको अजीत साहब, एक आध ऐसी सीट मुझे भी दिलवा दीजिए। मैं आपको बताऊं जो फैक्ट है, मैं 280 नहीं 2080 खर्च कर। नहीं 280 और 5000 रुपए मेरे वापस आए जो मैंने डिपॉजिट। चलिए किरीट सोमैया के पास चलते हैं। गोपीनाथ मुंडे जी से उनसे आज बात हुई है। किरीट सोमैया जी, सबसे पहला सवाल, क्या 40 लाख में चुनाव लड़ा जा सकता है? और गोपीनाथ मुंडे जी ने जो बयान दिया है जिस पर चुनाव आयोग नोटिस जारी करने की सोच रहा है, क्या आपको लगता है कि उनका ये बयान तर्क संगत था? मुझे लगता है कि गोपीनाथ मुंडे जी के उस बयान और भाषण के दरमियान मैं वहां उपस्थित था, इसको टेक्निकल और जो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, काला धन बढ़ रहा है, और उनका जो संदर्भ था कि बाहर का स्विस बैंक का काला धन लाके या जमा करो। अब मैं पहले एक स्पष्टता कर देना चाहूंगा कि मुझे पता है कि मुंडे जी ने भी चुनाव आयोग के जो नियम है वो नियम के अनुसार ही चुनाव लड़ा है, उतना ही खर्च किया है। ये मैं पुनः एक बार स्पष्ट कर दूं। अरे वो तो कह रहे थे मैंने 8 करोड़ रुपए खर्च किया है। किरीट साहब क्यों खा रहे हैं उनके शब्द? सुनाऊं क्या फिर से? मैंने 8 करोड़ खर्चा किया है। दीपक बाबू थोड़ी शांति रखिए। कांग्रेस वाले इस प्रकार से चिल्लाते मैं समझ सकता हूँ, वो कांग्रेस को तो मैं बाद में जवाब दूंगा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अशोक चौहान के संबंध में सुना है यार, कहाँ अशोक चौहान पे चले गए आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। उन्होंने 8 करोड़ क्यों कहा? अरे दीपक एक मिनट बात तो सुनो यार। अशोक चौहान के संबंध में यही मनीष तिवारी और उसकी सरकार ने एफिडेविट साइन किया है कि चुनाव आयोग को खर्च के संबंध में कोई भी हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है। ये भारत की कांग्रेस यूपीए सरकार ने एफिडेविट 2 महीने पहले दाखिल किया है कि एक बार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब मुंडे जी वाला जो मामला है, उन्होंने जो 8 करोड़ का जो विषय कहा वो किस व्यापकता में कहा, किस आधार पे कहा? जब चुनाव आयोग की नोटिस आएंगे तब मुंडे जी स्पष्टता कर देंगे। लेकिन मुझे पता है कि चुनाव आयोग के नियम के अनुसार उन्होंने एफिडेविट फाइल करके वो खर्च उतना ही रहा। अब चुनाव का प्रचार कभी 2 महीने चलता है, 4 महीना चलता है, पूरे प्रदेश में चलता है। वो किस संदर्भ में 8 करोड़ का वो अलग विषय है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है, पूरी लोकसभा की दृष्टि से 40 लाख तक सीलिंग हर वक्त हम 2, 5, 10 साल में पार्लियामेंट ये बढ़ाती है। पार्लियामेंट इस विषय पे चर्चा करे और महंगाई ध्यान में रखकर उसकी मर्यादा बढ़ाना चाहती है तो बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी भी उस समय पर जो सरकार। किरीट भाई एक बार गोपीनाथ मुंडे को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है, फिर आपसे बिल्कुल सीधे सपाट सवाल का जवाब लूंगा। गोपीनाथ मुंडे ने क्या कहा है, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करता हूं वो चलाएं। मी पहिल्यांदा 1980 साली आमदार झालो, तेव्हापासून मी आता लोकप्रतिनिधी। पहिली निवडणूक मी 29,000 जिंकलो, ज्यामध्ये 22,000 निधी मला मिळाला। मला 7,000 रुपये खर्च करावा लागले
आणि गेल्या वर्षीची निवडणूक मी 8 कोटी रुपये खर्च करून इलेक्शनवाले नसतील तर, आणि आता इलेक्शन लेट झाली तरी मी आता काय 5-6 महिने राहिले, एवढा पैसा लागतो. मग मी जर 10-10 कोटी रुपये होऊन खासदार व्हायचं असेल तर कशी लोकशाही चालणार. आणि म्हणून मला असं वाटतं की राजकीय पक्षाला निवडणुका लढण्यासाठी पेट ट्रेझरीतून पैसा द्यायला पाहिजे, त्याशिवाय काळा पैसा निर्माण होणं थांबणार नाही. सुनो आपने किरण सोमैया जी क्या कह रहे हैं वो? हाँ, तो मैं आपको वापस कह दूं कि इसका मैं आपको आपकी भाषा में अर्थ बता दूं. उनका जो मूल बिंदु था कि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार का खर्च करना चाहिए. दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इतने कम पैसे में चुनाव लड़ा नहीं जाता, जीता नहीं जाता, ज्यादा खर्च होता है. लेकिन इसमें 2 भाग आप समझ लीजिए. चुनाव की तैयारी और ये अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक पक्षों ने अभी से शुरू कर दी है. तो इसको भी मैं इलेक्शन का खर्च ही मानता हूं. मुझे अगली बार लोकसभा लड़नी है, अभी से प्रचार का प्रारंभ करता हूं, तो इसको भी मैं चुनाव खर्च ही मानता हूं. अब इस संदर्भ में जो नियम है कि मैं नामांकन भरने के पश्चात का जो खर्च है वो मैं मर्यादा में रहकर करूं. भारतीय जनता पार्टी और गोपीनाथ मुंडे अंतिम 21 दिन नामांकन भरने के बाद का खर्च मर्यादा में रहकर ही करती है. उसके पहले जो खर्च होता है उसके संबंध में हम व्यापक चर्चा कर सकते हैं. किरीट भाई, 8 करोड़ रुपए गोपीनाथ मुंडे ने खर्च किए हैं. 40 करोड़ की लिमिट, 40 लाख की लिमिट है. तो सवाल ये उठता है कि बाकी के 7 करोड़ 60 लाख रुपए वो लाए कहां से? ब्लैक मनी था वो. तो मैं आपको वापस स्पष्टता कर देता हूं. उनका जो कहने का जो मतलब था ये था 8 करोड़ और एक छोटा इस प्रकार का उदाहरण था. अभी वो मुंडे जी से बात करेंगे 8 करोड़ पूरे महाराष्ट्र का खर्च या पूरे 2 साल में 5 साल में उन्होंने वहां पर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बढ़ाते. किरीट जी आप घुमा रहे हैं. 7 करोड़ 75 लाख, क्योंकि 25 लाख का लिमिट था. 7 करोड़ 75 लाख गोपीनाथ मुंडे कहां से लाए? क्या वो करप्शन का पैसा था? क्या वो ब्लैक मनी था? क्या उन्होंने इंडस्ट्रीज से उधार लिया था? अगर उधार लिया था तो उसको कैसे चुकता किया था? जनता के सामने साफ करें आप. हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने जो चुनाव जो हुआ डिक्लेयर घोषित हुआ, जो उन्होंने फॉर्म भरा, उसके पश्चात उस मर्यादा के अंदर ही खर्च किया है. अब आप जो बात कर रहे हो कि आप पार्टी चलाते हो, प्रचार करते हो, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी या जो भी राजनीतिक पक्ष पैसे इकट्ठे करते हैं, खर्च करते हैं, उसका पूरा हिसाब इनकम टैक्स और चुनाव आयोग भाई, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं. आपने सब कुछ अच्छा किया, आपने सब कुछ कागज पे किया, लेकिन मुंडे जी ने खुद 8 करोड़ का फिगर दिया है. मेरा सवाल ये है, 7 करोड़ 75 लाख वो लाए कहां से? इंडस्ट्री से लाए, चंदा करके लाए, लोगों से उगाही करी, एक्सटॉर्शन किया? और अगर ऐसा किया उन्होंने तो उस पैसे का रिटर्न उन्होंने किस फेवर के रूप में दिया? 7 करोड़ 75 लाख रुपए मुंडे जी के पास आए कहां से? मैं वापस आपको कह देता हूं, आप भले वो उस प्रकार का विवाद हम खड़ा हो सकता है कि मुंडे जी भैया उन्होंने जिस बैकग्राउंड में बोला है वो पूरे साल 2 साल कितने साल का है. जब चुनाव आयोग हमें जब पूछेगा तो बता देंगे. हमने कहीं एक्सटॉर्शन से, भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी ने नया पैसा नहीं लिया. 2009 अगर ऐसा कुछ किया होता तो हमारे विरुद्ध में 10 प्रकार की चर्चा और शिकायत शुरू हो गई होती. और इसके लिए जो उन्होंने जिस प्रकार से जिस व्यापकता में कहा, उस संदर्भ में उसको सोचना चाहिए. नहीं, फिर मेरी बात नहीं समझ रहे किरीट भाई, फिर मेरी बात नहीं समझ रहे. मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, फिर मेरा सवाल है 7 करोड़ 75 लाख रुपए आए कहां से? मैं आपको बता दिया मैंने आपको कि भारतीय जनता पार्टी हर एक राजनीतिक पक्ष जो पैसा इकट्ठा करता है, खर्च करता है, उसके ऊपर चुनाव आयोग और इनकम टैक्स की निगरानी होती है. पर ये तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है ना. ये देखिए, गोपीनाथ मुंडे ने खर्चा डिक्लेयर किया है. देखिए, गोपीनाथ मुंडे 19,36,922 रुपए. इसमें कहाँ है? इसमें कहाँ है 7 करोड़ 75 लाख? आप 7 करोड़ 75 लाख बोल के वो थोड़ा कर सकते हैं. अरे उन्होंने कहा 8 करोड़.
अरे भाई उन्होंने कहा 8 करोड़, मैंने तो नहीं कहा। भैया आप जरा कान पीछे, 8 करोड़ उन्होंने कहा। वो कितने समय के लिए, कौन सी सीमा के लिए, कौन से प्रदेश के लिए, क्या वो चुनाव आयोग किसी भी सीमा के लिए हो। अरे भाई किसी भी सीमा के लिए हो, 5 साल के खर्चे के लिए हो, पर मुझे मालूम तो पड़े गोपीनाथ मुंडे जी क्या 7,75,00,000 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं? क्या व्हाइट में उनके पास 7,75,00,000 रुपए हैं? अगर हैं तो वो प्रूफ दिखाएं जनता के सामने। दीपक जी आप इस प्रकार का ये करने का प्रयत्न करेंगे, मुझे लगता है जरा शांति से ये सुन लीजिए। गोपीनाथ मुंडे ये व्यक्तिगत बिजनेस प्रोफेशनल खर्च के बारे में नहीं बोल रहे थे। ये जो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के सीनियर लीडर है और उस प्रकार के व्यापक खर्च के बारे में है, और इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी रिटर्न फाइल करके आई है। और इसके संदर्भ में जब भी चुनाव आयोग हमसे स्पष्टता अधिक मांगेंगे, हम पूरी स्पष्टता करेंगे। अरे पहले जनता को तो दीजिए, चुनाव आयोग को बाद में दीजिएगा। पहले जनता को तो दीजिए किरण भाई, वोट उनको ही देना है, चुनाव आयोग को नहीं। मैंने आपको नहीं बताया कि कितने परिसर में, प्रदेश में किस प्रकार से हुआ, उसके रिटर्न सब फाइल हुए हैं। दूसरी बात एक जुमला होता है, फिर उस अर्थ में उन्होंने जो कहा उस बैकग्राउंड में उसको लेना चाहिए। वैसे किरण भाई मैं भूल गया था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहा हूँ। आप आपके मित्रों से बात कर रहे हो? नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर रहा हूँ। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी ब्लैक मनी का खुलासा करता ही नहीं है, उसके खाते में तो सब व्हाइट ही व्हाइट रहता है। इसीलिए मैं आपको विराम देता हूँ और आराम देता हूँ आशीष शेलकर साहब को, जो कि मुंबई बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। आशीष साहब, सबसे पहला सवाल, 7,75,00,000 रुपए ब्लैक मनी गोपीनाथ मुंडे के पास आई कहां से? दीपक जी, पहले तो मेरा नाम आशीष शेलार है। शेलार, पहली बात है। दूसरी बात, माफ कीजिएगा, मेरे पास टाइपिंग एरर था, माफी मांगता हूँ। आज कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दीपक जी, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, उस कार्यक्रम में, उस भाषण में मैं भी था, वहां पर मुंबई का अध्यक्ष इस नाते था। ये भाषण पूरे परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। किरीट भाई की बात बहुत सच है और सही संयुक्तिक भी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि उनका भाषण आप रिपीटेड भी देखेंगे तो उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं बीड़ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जब लड़ा हूं तब मैंने मेरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मैंने 8 करोड़ खर्चा किया है। ऐसा उन्होंने कभी भी किधर भी नहीं कहा है। अच्छा ये बताइए, क्या 40 लाख में चुनाव लड़ा जा सकता है लोकसभा का? मेरा व्यक्तिगत मत है कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 10 लाख रुपए एक असेंबली के पीछे है। एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 असेंबली होती है, तो उसका नियम भी अगर लगाया जाए तो 6 असेंबली के लिए कम से कम 60 लाख रुपए खर्चा देना ही चाहिए निवडणूक आयोग ने। मुद्दा क्रमांक 1। दूसरा मुद्दा, अगर 15 लाख मतदाता है तो उनको 5 रुपए का लेटर भी मैं लिखूं पूरे चुनाव कैंपेन में, तो भी 15 लाख लोगों को मैं लेटर नहीं लिख पाऊंगा 40 लाख रुपए में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 40 लाख रुपए कम है और उसके ऊपर चुनाव आयोग और सभी पार्टियों ने बहस करनी चाहिए। शांताराम नाइक जी, आप बड़ी देर से शांत बैठे हैं। किरीट सोमैया नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप सुन रहे थे। आपको क्या लगता है, गोपीनाथ मुंडे की बातों में कोई दम है या गोपीनाथ मुंडे पर आउटराइटली कार्रवाई कर देनी चाहिए चुनाव आयोग को? हेलो हेलो, आपको आवाज मिल रही है? शांताराम नाइक जी, सुनाई दे हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए आप अपनी बात। हाँ, अच्छा, तो मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने सीएजी के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, अकाउंटेंट के बारे में, और ये प्रिजम्पटिव लॉस ये वो सब बताया। अभी मैं बताता हूं कि ये जो डिस्क्लोजर उन्होंने किया है 8 करोड़ का, उसका उस डिस्क्लोजर का रिकॉर्डिंग है, सबके पास रिकॉर्डिंग है। तो चुनाव आयोग को अभी ये एविडेंस मान के उसका जो स्टेटमेंट दिया है एक्सपेंडिचर का, उसका रीअसेसमेंट करना चाहिए। रीअसेसमेंट करने के बाद आरपी एक्ट, लोक प्रतिनिधि
कानून 1951 के तहत, वो सेक्शन 123(6) के तहत उनको 3 साल तक वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बिसाइड्स इंडियन पिनल को अंडर 6 महीने तक उनकी सजा हो सकती है। तीसरा एफिडेविट, फॉल्स एफिडेविट फाइल करने के बदल और अलग से जा सकते हैं। वो 3 तरफ से वो उनको कानून का हल्ला उनके ऊपर हो सकता है। इसका कोई जवाब है तो वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो दे दे। और ये नहीं, आशीष शेलार साहब इसका जवाब देंगे। आशीष जी, जेल जाने की भी तैयारी हो रही है मुंडे जी की, 3 साल की सदस्यता जाएगी वो अलग। नहीं, कांग्रेस के हमारे मित्रों की जो इच्छा है वो इच्छा ही रहेगी, वो कभी सच में नहीं बदलेगी। दूसरी बात ऐसी है कि जो 3 कानून उन्होंने देश का कानून है, मेरे को भी कायदा कानून समझता है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो जो तीनों कानून में पनिशमेंट की बात कह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो ये प्रूव होना पड़ेगा। सिर्फ एलिगेशन के आधार पर कोई जेल जाता तो शायद इस देश में कोई भी राजनेता बाहर नहीं बचता। तो जब तक एविडेंस न चले, जब तक ये प्रूव न हो, तब तक शांताराम नायक जी की बातें ये ख्याली पुलावा, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, नहीं, ठीक है, लेकिन ये कानून है, उसके कानून के सामने उनको आना पड़ेगा। लेकिन आशीष शेलार साहब, अनुज जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। शांताराम नायक जी, कानून ये भी है कि अगर रिकॉर्डेड एविडेंस को एविडेंस माना जाए तो हर रिकॉर्डिंग को टेस्टिफाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, फोरेंसिक तक जाना पड़ता है, ये भी कानून है, ये भी आप समझ ले। ये वो पॉलिटिशियन है गोपीनाथ मुंडे जिनके दिल के अंदर दर्द है, जिनके दिल के अंदर दर्द है, और उनकी दिल के दर्द की बात जुबां पे आ गई। आशीष शेलार साहब, उनके दिल की बात दर्द जुबां पर आ गई। नहीं दीपक जी, उनके दिल की बात नहीं, उनकी डर की बात आ गई। मुंडे से डरते हैं। नितिन गडकरी डरते हैं मुंडा से? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी नितिन गडकरी जी से लेकर अडवाणी जी, मोदी जी तक सब उनके से प्रेरणा लेते हैं। किससे प्रेरणा लेते हैं? मुंडे जी के कार्य से प्रेरणा लेते हैं। मुंडे जी के, इसीलिए आडवाणी जी ने अपने लेटर में लिखा था कि पार्टी जो है कुछ स्वार्थी लोगों के हाथों में घिर गई है। ये तो पढ़ा होगा ना अपने अखबारों में। और ये भी कहा था कि वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं बची है। कहा था ना आशीष शेलार जी, बात का भी खुलासा उन्होंने स्वयं कर दिया है, और ये बहस का अलग मुद्दा हो सकता है। नहीं, इस बहस में भी हम इस बहस का मुद्दा करेंगे, लेकिन शांताराम नाइक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शांताराम जी, फिर मैं रियाज अहमद साहब के पास जाऊंगा। मुंडे जी ने ये सोचा होगा दीपक जी, मुंडे जी ने ये सोचा होगा, अभी तो चुनाव आ गए, 6-7 महीने रह गए या 8 महीने रह गए, अभी तो मुझ पे कुछ भी कहूंगा तो चुनाव आयोग मुझसे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कोई यहाँ बैठा हुआ है तो आई डोंट केयर, इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। लेकिन वो भूल गए कि चुनाव आयोग किसी भी वक्त पे उनका जो स्टेटमेंट असेसमेंट का है, जो खर्चा किया है, उसका रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। अभी तो एविडेंस है, उस हिसाब से वो कर सकते हैं, वो फिर 3 साल तक डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। मैंने वो होगा कि नहीं, वो बात की बात है। ये कानून है और उसमें जेल भी हो सकती है इफ द ऑफेंस इज प्रूव्ड अंडर इंडियन पिनल कोड। ये जो बात सीधी है। चलिए, बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। रियाज अहमद साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। रियाज साहब, सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल वो ये, क्या 40 लाख में लोकसभा चुनाव लड़ा जा सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जो आज की चुनाव व्यवस्था है, उस चुनाव व्यवस्था में सबसे बड़ी खराबी ये है कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को जब टिकट नहीं दिया जा सकता है तो कोई भी 40 लाख में चुनाव लड़ ही नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी बात को जो है घुमा फिरा कर सारी जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है कि सच्ची बात भी स्वीकार करने को तैयार नहीं।
अरे सारा देश देख रहा है कि उन्होंने टीवी पर कहा है कि 8 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है। ये कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं कहा, वैसे नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा, वैसे नहीं कहा। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा मैं चौरसिया साहब आपको कि चुनाव आयोग जो है ये सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग मैं चुनाव 2009 का लड़ा, लोकसभा का चुनाव मैंने भी लड़ा 2009 में। मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से वरुण गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने, सब देश जानता है कि तमाम चैनल्स पर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया होगा, प्रिंट मीडिया वालों पर ज्यादा खर्च किया होगा, और लगभग जो है 200 करोड़ में चुनाव लड़ा होगा। तो ना हमारे भारतीय चुनाव आयोग को दिखाई दे रहा था, ना किसी को दिखाई दे रहा था। देखिए रियाज साहब, आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन वरुण गांधी अपना पक्ष रखने को यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपका स्टेटमेंट मानूंगा, चैनल का स्टेटमेंट से कोई सरोकार नहीं है, मैं साफ कर दूं। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि पैराशूट से कैंडिडेट जंप होते हैं। आपने कहा ना पैराशूट से कैंडिडेट जंप होते हैं, तो पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ। रामपुर से जयाप्रदा साइकिल से सीधे दूसरी साइकिल से गिराया मुलायम सिंह यादव ने। संजय दत्त जिनको लखनऊ से चुनाव लड़ाना चाहते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव। मैं ये नहीं, मनोज तिवारी जिनको गोरखपुर से चुनाव लड़ाया और उन्होंने खूब भोजपुरी गीत गाए। तो फिर तो चुनाव का खर्चा बढ़ेगा ना। नेताजी भी रिस्पॉन्सिबल है, अखिलेश भी रिस्पॉन्सिबल है, आजम खान भी रिस्पॉन्सिबल है, सब रिस्पॉन्सिबल है फिर तो। जी जी, तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा दल नहीं है इसके लिए जिम्मेदार। सभी दल जिम्मेदार हैं। जब तक जो है जमीनी कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो सेवा भाव से आता है और सेवा करना चाहता है अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, अपने देश की, उस गरीब को पूरा जीवन लगा दिया जाता है। आज जिस तरीके से चुनाव लोग लड़ रहे हैं, वो कार्यकर्ता को मौका ही नहीं दिया जाता है और वो कार्यकर्ता निराश और हताशी की तरफ को चला जाता है। और आज जिस तरीके से चुनाव का व्यवसायीकरण कर दिया, राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया इस पैसे ने, इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। इस बात पे तो आपको समाजवादी पार्टी छोड़ देनी चाहिए रिजवान साहब। क्यों? अरे आपकी पार्टी गलत काम कर रही है, आपकी पार्टी गलत लोगों को आगे बढ़ा रही है। अरे चौरसिया जी, समाजवादी पार्टी ही नहीं कर रही, कौन सा दल नहीं कर रहा है? तो आपको राजनीति समाजवादी पार्टी को आप क्या के लिए कर रहे हैं? आपको राजनीति छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि नेताजी ये प्रोग्राम कभी कभी देखते हैं। चौरसिया जी, वो क्या सोचेंगे? रियाज भाई क्या बोल रहे हैं हमारे? अरे मैं सही बोल रहा हूँ चौरसिया जी, संन्यास नहीं लेना चाहिए। हम जैसे लोगों का हौसला करना चाहिए और हम जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और जो है राजनीति में सच्ची बात स्वीकारने वालों को, आप लोगों को हिम्मत देना चाहिए। हम तो हिम्मत बढ़ाएंगे, पर आजम खान, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव उस किस्मत को बंद दरवाजे में बंद कर देंगे, तो हमारे जैसे लोग क्या कर पाएंगे? बताइए ना। अरे चौरसिया जी, देखिए ऐसा है, स्वीकार कीजिए कि आज जो है जमीनी कार्यकर्ताओं की हर दल ने उपेक्षा की है और राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है। किसने किया? और जिससे ये देश को नुकसान हुआ है, इस देश को नुकसान। आज भ्रष्टाचार, देश में भ्रष्टाचार के लिए रो रहे हैं सारे लोग। क्यों रो रहे हैं? इसीलिए कि आप राजनीतिकरण कर दिए सियासत का, वो व्यवसायीकरण कर दिए। तो जब व्यवसायीकरण आपने कर दिया तो लाभ और फायदा आप में टटोलने लगा है। तो जब लाभ और फायदा टटोलने लगेगा तो फिर क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसलिए एक बात बोलूं आपको कि चुनाव, हाँ बोलिए। आप तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं माशाल्लाह। तकरीर अच्छी नहीं करता हूं मैं, हकीकत से आशना करा रहा हूं सारे देश को। तकरीर नहीं कर रहा हूं, अपने दिल की भावना आपके सामने रख रहा हूं। काश आप अपनी दिल की भावना पार्टी के सामने भी रख पाते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन जरूर आएगा कि आप नेताजी के सामने भी ये भावनाएं रखेंगे। चौरसिया जी, मेरी पार्टी में सच्चा लोकतंत्र है। हम रखते हैं हर बात, खुल के बात करते हैं बिल्कुल।
हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतंत्री मर्यादाएं हैं, हमारे नेता सब सुनते हैं, अमल भी करते हैं जहां तक होता है। इसीलिए शाहिद सिद्दीकी को प्रवक्ता बनाने के बाद आपने ये कह दिया कि शाहिद सिद्दीकी हमारे प्रवक्ता है ही नहीं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करके आ गए थे। अरे ये हमारा अपना पार्टी का व्यक्तिगत मामला, इस मामले से क्या लेना? अरे देश देख रहा है भैया, रहेगा कौन हमारा पार्टी का रियाज भाई, देश देख रहा है, प्रवक्ता रहेगा कौन हमारा क्या रहेगा, ये तो हमारी पार्टी का अपना व्यक्तिगत मामला। अरे रियाज भाई, देश देख रहे हैं ना, थोड़ी लेंगे। आपकी पार्टी व्यक्तिगत पार्टी तो है नहीं, आपकी पार्टी शासन चलाती है, आपकी पार्टी लोगों की दुख और दिक्कतों को दूर करती है, तो ये आपकी पार्टी का व्यक्तिगत मामला कैसे हो गया? ये तो जनता से जुड़ा मामला हो गया, इस पर तो सफाई देनी पड़ेगी। चौरसिया जी, कौन पार्टी का प्रवक्ता रहेगा ये तय जो है जनता नहीं करेगी, पार्टी का फोरम तय करेगा। इसीलिए पहले आप बनाते हैं, हटा देते हैं। कोई बात नहीं, हम बहस को आगे बढ़ाते हैं, इसको एक नए पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं। सबसे पहले मैं शांताराम नाइक जी आपके पास आऊंगा, आप सत्ताधारी दल के हैं, क्या प्रपोजल होना चाहिए कि एक लिमिट ऐसी बने जो व्यवहारिक हो, जिस पर चुनाव लड़ा जा सके, जिस पर चुनाव जीता जा सके, और नंबर 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन करने की जरूरत ना पड़े नेताओं को। मैं मानता हूं, इवन जो मुंडे जी ने कहा वो प्रिंसिपल आगे लेके, अगर मुंडे जी को कोई सुझाव था तो उन्होंने इस जो शेड्यूल है एक्सपेंडिचर का, वो हर जगह 40 लाख नहीं है, कुछ स्टेटों में 25 लाख है, 11 लाख है, इस तरह का शेड्यूल जो है उसमें इजाफा करने की मांग होनी चाहिए थी। और मैं बताता हूं कि मैं चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमेटी के नाते हम भी इस पर बहस कर रहे हैं, लॉ कमीशन भी इस पर विचार कर रही है, और आगे जाके शायद अगले सेशन में या उसके अगले सेशन में इस पर कोई प्रपोजल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का आ सकता है। नहीं, शांताराम नाइक जी, एक बात भी इंक्लूड हो सकती है। व्यवहारिक पैसा कितना होगा, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, व्यवहारिक पैसा कितना होगा? नहीं, व्यवहारिक पैसे का आंकड़ा मैं बता नहीं सकता, लेकिन व्यवहारिक पैसा कितना होना चाहिए इस पर बहस होनी चाहिए। जब ये प्रपोजल आएंगे सरकार के सामने बिल के रूप में, अमेंडमेंट के रूप में, उस पर बहस हो सकती है, ये और आम राय बना सकते हैं। नहीं, ये तो है ना, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, कुछ भी 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, ये तो हो सकता है ना। कोई तो सजेशन आया होगा आपकी स्टैंडिंग कमेटी में। नहीं, इसे एक बात ऐसी बात जो है वो कंसेंसस से बनती है। मैं अगर कहूँ डबल कर दो, उसमें कोई मीनिंग नहीं होता। मैं तो सिर्फ सुझाव की बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप डबल कर दो, मैं तो सुझाव की बात कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप डबल कर दो। क्या क्या सुझाव आए हैं, कितने पैसे बढ़ाने के सुझाव आए हैं? मैं प्रिंसिपल, अच्छा मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। इजाफा होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। कितना होना चाहिए ये इस वक्त मैं बता नहीं पाता, उसको कंसेंसस से होना चाहिए। नहीं, वो बात लेकिन ये तरीका नहीं है मुंडे जी का जो भाषण दे दिया और चैलेंज दिया इलेक्शन कमीशन को, ये तरीका नहीं है। चलिए, आप बताना नहीं चाह रहे, कोई बात नहीं, हम शेलार साहब के पास चलते हैं। शेलार साहब, कितनी व्यवहारिक सीमा होनी चाहिए एक लोकसभा चुनाव लड़ने की? नहीं, सबसे पहले तो इस बात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कुछ प्रपोजल रखना चाहिए। मैं मुंडे जी को, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मुंडे जी का आज तक का पॉलिटिकल करियर जो है वो संघर्षात्मक यानी चैलेंज लेने वाला करियर रहा है। आज उन्होंने इस इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स को और करप्शन को भी चैलेंज किया है, और इसके कारण देश में बहस छिड़ गई है। तो इस बहस का प्रवक्ता अगर मुंडे जी है तो मुझे लगता है चर्चा के माध्यम से ही इसके ऊपर क्या सीलिंग होनी चाहिए ये गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने जनता के सामने लाना चाहिए। जनता के सामने लाना चाहिए। अभी साहब देखिए, जहां तक आप हिसाब दिखा रहे थे तो सभी खर्चा जो है 40 लाख से बहुत नीचे है। 15 लाख, 11 लाख, 17 लाख ऐसे दिखाई दे रहा है। अभी कोई भी कुछ खर्चा करे, 8 करोड़ करे, 1 करोड़ करे, जो भी करे, तो मतलब जो ईमानदारी के साथ उन्होंने हिसाब चुनाव कमीशन को दिया नहीं है, बेईमानी के साथ जो है, तो ईमानदारी के साथ दिया नहीं है। मतलब भाई जैसे चार्टर्ड की मदद लगे, तो जैसे भी हो क्यों ना, उन्होंने सीमा रेखा कर दी और उन्होंने
19 लाख की वहां दिखा रहे हैं, या आपने जो कहा दिखा रहे हैं उनकी जो है, तो इसमें बहुत सारे जो है, तो उन्होंने शायद मुंडे ने अपनी जो खर्चा किया इस समय कह दिया कि हमने 8 करोड़ खर्चा किया। बाकी भी जो दे रहे हैं तीन सभी की खर्चा इसमें नहीं हो रहा है कि उन्होंने सभी जो कह रहे हैं कि ये खर्चा होना चाहिए वो 11 लाख 14 लाख की जो है, जहां एक किस्म की मशीनरी है वहां तो कुछ हो सकता है, और जहां पूरे चीज को डिपेंड करना पड़ता है कि हम बाहर से करवाएं, कार्यकर्ता को नियुक्त करें, होर्डिंग लगाए, बोर्डिंग ये सब करें, तो उसमें खर्चा तो बढ़ ही जाता है। और इलाका वाइज अगर किसी का ऑफिस है, दफ्तर है, वही लोग करते हैं तो वो दूसरा चीज होता है। मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हमारे खर्चे के साथ दूसरे की खर्चा कभी नहीं मिल सकेगी। देखिए, एक सबसे बुनियादी बात यह है जो आपने दिखाया अभी, ये बयान नहीं है, एफिडेविट है, ये हलफनामा है। आप हलफनामा देते हैं और कहते हैं हमने 13 लाख खर्च किए, 12 लाख खर्च किए। मेरा आज भी कहना यह है कि अगर 40 लाख है तो ईमानदारी से 40 लाख के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की पावर बढ़नी चाहिए, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। अभी इन्होंने हमारे मुंडे जी ने जो बयान दिया उसके बाद बड़ी सफाई आ रही, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि भाई चोरी भी है और सीनाजोरी भी है, हमने किए हैं खर्च, जो करना हो कर लो। जब ये व्यवस्था आ जाए, जब ये सिस्टम आ जाए तो क्या कर सकते हैं आप। लेकिन मैं समझता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। मैंने आपसे जो कहा आपने यकीन नहीं किया, लेकिन उस वक्त के अखबार अगर उठाइए तो उसमें यही लिखा था कि पुअरेस्ट एमपी फ्रॉम यूपी। और आज भी इस बात का फख्र है, न मेरे पास अपनी गाड़ी है, न मेरे पास अपना मकान है, आज भी पुअरेस्ट हूं। आई फील प्राउड, क्योंकि एक लिमिट है, उस लिमिट पे मैं खर्च करूंगा, ही जीतूं या हारूं, जनता मुझे एक्सेप्ट करे या न करे। मैं रियाज साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं। जब आप बाहर से लोगों को लेके आते हैं, उनके पास जिनके पास दौलत है, पैसा है, शोहरत है, फिर तो वो एक मेले की शक्ल अख्तियार करते हैं। वो समझते हैं कोई जलसा हो, मतलब कोई ऐसा त्योहार आ गया है जिसमें लोगों के पास पैसे उड़ाए जाते हैं। यही हमारी राजनीति की गिरावट की वजह भी है। अगर 40 लाख फिक्स हैं आज के हिसाब से, हर कैंडिडेट को 40 लाख के अंदर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और लड़ना चाहिए, और अगर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की टीथ और पावर बढ़ानी चाहिए। मैंने तो सुना इस देश में कानून बनते ही तोड़ने के लिए। नहीं, ये हमारी बदनसीबी है, ये हमारी बदनसीबी है। बिल्कुल इस देश में कानून बनते ही तोड़ने के लिए। लास्ट विद अनुज जी, आप इतने बड़े सेफोलॉजिस्ट रहे, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं इलेक्शंस के अंदर, आपने डाटा को एनालाइज किया, सब कुछ को एनालाइज किया। अगर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर किसी एक एमपी को हर घर तक, हर वोटर तक पहुंचने के लिए, पोस्ट कार्ड शायद बंद हो गया ना, चल रहा है, वो इंग्लैंड लेटर जिसको अंतर्देशीय पत्र कहते थे वो बंद हो गया है ना। नहीं, इसीलिए उन्होंने गिनाया कि 5 रुपए का स्टैंप लगा के लिफाफा भेजा जाएगा। हाँ, चलिए 5 रुपए का स्टाम्प लगा के लिफाफा भेजा जाए तो कितना खर्चा आएगा। यदि 15 लाख वोटर हैं तो मान लीजिए एक घर से 2 या 3 है तो 5 लाख मकान हुए। देहातों में कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं और लिखते हैं जिनको मालूम है। तो 5 लाख मकान और 5 रुपए का लिफाफा, तो 25 लाख रुपए तो वैसे ही लगेंगे। बिल्कुल दीपक जी, मगर मैं यहाँ दूसरी चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, बहस में 2 मुद्दे हैं। एक तो ये कि खर्च की सीमा निर्धारित रूप से कानूनन क्या होनी चाहिए, दूसरा ये खर्च कितना हो रहा है। यदि खर्च करोड़ों में हो रहा है तो उसको कैसे घटाया जाए, इस पर भी बहस होनी चाहिए। और मैं अपने अनुभव से एक बात कहना चाहूंगा। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद मैं उस समय के 2 मंत्री उनके पास गया, सुबह किसी के पास गया तो उन्होंने बड़ी हैरानी से, थोड़ा दुख के साथ कि यार इस बार मेरे 5 करोड़ खर्च हो गए। शाम को मैं एक दूसरे के पास गया जो अभी बड़े मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे 5 नहीं, मेरे 8 खर्च हुए। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो मुझे आज तक मेरे अंदर मुझे दुख चुभता है। उन्होंने कहा कि देखो अनुज भाई, जिस जगह ये राजनीति जा रही है जिस खर्चे के साथ, इसका मतलब है कि हम आगे चल करके इस अपने देश की राजनीति को 2-4 बड़े उद्योगपतियों के घर में गिरवी रख देंगे। क्योंकि इतना पैसा एक लोकसभा चुनाव में 10,000 करोड़ रुपए यदि खर्च पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होना हो तो वो और कहीं से नहीं आएगा। पहले आपको किसी से लेना होगा और आप वहां गिरवी होंगे। और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि सरकार ने ये निर्णय लिया, इस मंत्री ने ये निर्णय लिया, तो उसके लिए कोई उद्योगपति का दबाव है। तो यदि आप खर्च नहीं घटा पाएंगे तो नेता खुद गिरवी होकर के रह जाएंगे, नेताओं के, उद्योगपतियों के नेता गिरवी होकर रह जाएंगे। लेकिन अनुज सही बात बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि कॉर्पोरेट
घराने ही सरकार चलाते हैं, बनाते हैं, गिराते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। हालांकि सबूत नहीं है, लेकिन अनुज जी उन मंत्रियों के नाम भी बता दीजिए। मंत्रियों का नाम बताना उचित नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट चर्चा थी मेरी इसकी। चलिए, मैं इस बात पर यही छोड़ूंगा कि आपकी प्राइवेट चर्चा थी, लेकिन हकीकत ये है, और उस हकीकत का, उस सच का सामना हम सब कर रहे हैं। एक बार फिर मैं तमाम पैनलिस्ट के पास चलूंगा। आशीष शेलार साहब, कितनी लिमिट बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल एक लाइन में, वक्त कम है मेरे पास। देखिए, मैं तो ये मानता हूं 40 लाख और 25 लाख की लिमिट बहुत कम है। नंबर ऑफ वोटर्स के आधार पर जिस प्रकार का प्रचार साहित्य पहुंचना चाहिए उसको कैलकुलेट करके लिमिट होनी चाहिए। शांताराव नाइक साहब, मैं तो ये कहता हूं कि ये अधिकार चुनाव आयोग को नहीं रहता है, ये संसद को रहता है। नियम बनाता सरकार बनाती है, कंसल्टेशन जो होता है तो चुनाव आयोग के साथ होता है। चुनाव आयोग की राय ली जाती है और संसद तय करती है। संसद को तय करना चाहिए, तो संसद तय करेगी। रिया साहब जी, कितनी लिमिट बढ़ानी चाहिए कि नेताजी की जयाप्रदा भी जीत जाए? अब तो अमर सिंह जी के साथ चली गई, बात अलग है। देखिए चौरसिया जी, मजाक का मौजू नहीं है, बड़ा सीरियस मौजू है। इसी से देश जो है गड्ढे की तरफ को लोग ले जा रहे हैं। इसमें जो है चुनाव आयोग को जितनी लिमिट भी बढ़े, चुनाव आयोग उसमें अमली जामा पहनाए और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ उसी में चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं लिमिट को आप दुगना कर दीजिए, लेकिन दुगना करने के बावजूद भी ये होना चाहिए चुनाव आयोग एक एक चीज पर मुस्तैदी के साथ नजर रख करके चुनाव कराने का काम करे। अब नहीं राय साहब, कितना बढ़े? पैसा के हिसाब से मैं दो चीज बताऊंगा। एक है कि स्टेट खुद ले ले इसको, ताकि वो जो है लिमिट रहेगा, और नहीं तो चुनाव अधिकार को उसके हाथ में क्षमता दे दे कि वो निगरानी करके इसको 25 लाख के अंदर ही लाना चाहिए, 40 भी नहीं। कि आम जनता से अगर कोई लड़ना चाहता है, कोई ईमानदार आदमी लड़ना चाहता है, वो लड़ नहीं पा रहे इस कारण के लिए कि हमको इतना पैसा आएगा कहां से। भला ही 40 लाख हो, 40 लाख भी उसके लिए बोझ पड़ता है। अच्छा दादा, इसलिए 25 लाख के मैं इसलिए कह रहा हूँ। इस देश में ईमानदार आदमी चुनाव भी लड़ता है। ईमानदार आदमी है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे 100% लोग बिल्कुल लड़ता है। इस देश में आज भी चुनाव लड़ता है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ने से ऐसा ही होगा। जो आज आप दिखा रहे हो, जो आज हम कह रहे हैं, अगर नहीं आएगा ईमानदार आदमी, अगर राजनीति में नहीं आएगा तो भ्रष्टाचार की अगर चाहते तो भ्रष्टाचार के लिए तो सभी भ्रष्टाचार है। रियाज भाई कुछ बोल रहे हैं, बता दीजिए रियाज भाई, आपकी भी बात सुन ले चलते चलते। मैं ये कह रहा हूं चौरसिया जी, अब इस देश में वीर जिंदा है, वीरता जिंदा है, ईमानदारी जिंदा है, और लोग ईमानदार लोग चुनाव आज भी लड़ते और जीतते भी। सर, मैं लखनऊ के एयरपोर्ट से निकलता हूं और विधानसभा तक पहुंचता हूं, तब मुझे मालूम पड़ता है वहां कितनी ईमानदारी जिंदा है। उस पर मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन अनुज जी से आखिरी सवाल। मैं दीपक जी ये कहना चाहूंगा कि जो शेषन साहब ने अखबारों और मीडिया के विज्ञापनों को जो चुनाव खर्च के अंदर जोड़ लिया, उसको उससे बाहर ले जाएं तो शायद नेताओं को बहुत राहत मिल जाएगी। उससे पेड न्यूज का मसला भी हल हो जाएगा, और जो गैर वाजिब खर्च दिखाना पड़ता है उससे बच जाएगा। हमारे लिए वो तो वैसे ही होता होगा, वो तो पेड न्यूज तो आदित्य साहब हुआ। देखिए, जाते मैं सिर्फ बस एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये परसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिए कि पॉलिटिशियन सब करप्ट हैं। ये मत रखिए, ऐसा नहीं है। ये देश चल भी रहा है तो कुछ ईमानदार लोगों के लिए चल रहा है। एक आध नाम बता दीजिए। नहीं, एक आध नाम क्या, मैं अपने को खुद कह रहा हूं। मैं औरों से, और जाने कितने पॉलिटिशियन हैं, मैं कह रहा हूं आपसे। आप कोई भी ऐसी बात मत करिए जिससे कि पूरा ब्रांड हो जाए, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने 5 साल के कैरियर में देख रहा हूं, मुझे बहुत ईमानदार लोग भी मिले, और बहुत लोग ऐसे भी मिले जिनको मैं देख के हैरत करता हूं कि भाई क्या हो गए, वो अलग बात है। ये जनता सिलेक्शन करती है उनका। लेकिन जो हमारे दादा ने कहा, अगर 40 लाख है तो 40 लाख के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए हर मेंबर के ऊपर। चलिए अदीप साहब, आखिरी सवाल, जाते जाते मुझे फॉर्मूला बता दीजिए 280 रुपए में राज्यसभा जीतने का। कोई अनुज जी भी इंटरेस्टेड है? दादा सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेरी एक पॉलिसीज थी जो मुलायम सिंह भी पसंद करते थे। सोनिया गांधी से मैंने कहा कि आपके पास 20 वोट हैं, मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा हूं। उन्होंने कहा मैं सपोर्ट करूंगी। मुलायम सिंह से बात की, उनका मैं सपोर्ट करूंगा।
चौधरी अजीत सिंह से मैंने कहा आपके बाप के साथ जेल में रहा हूं। मैं एक मूवमेंट से जुड़ा हुआ आदमी था, मैं जेपी मूवमेंट का आदमी था, इन लोगों के साथ रहा था, पॉलिटिक्स छोड़ दी थी। इन लोगों से जब मैंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, मुझे वोट मिला और उस वोट को मैंने आज तक उसकी इज्जत रखी। आज भी अपने को इंडिपेंडेंट कहता हूं, किसी पार्टी के साथ नहीं गया हूं, आज भी इंडिपेंडेंट हूँ। चलिए, मेरा खर्चा तो इससे भी कम है, मेरा खर्चा तो इससे भी कम है। आपका कितना है दादा? हमारे तो खाली एफिडेविट की जो पैसे लगी वो भी मेरा अपना नहीं है, पार्टी से दिया है। और हमारे वामफ्रंट के जो है जितनी नुमाइंदे होते हैं वो तो पहले से सिलेक्ट, और मैं कह सकता हूँ इनकी पार्टी लेने देने की बात नहीं है। इनकी पार्टी के मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखे हैं। चौरसिया जी, एक शेर सुनाना चाहता हूँ जाते जाते। हाँ, दुर्दशा, गाड़ियां नहीं है उनके पास घर नहीं है और वो हर चीज पार्टी से लेते हैं, मुझे सब पता है। ऐसा नहीं है, ये देखिए, इसके अलावा जो है ये परसेप्शन है कि सारे नेता बेईमान होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें पार्टी के पास पहुंच जाते हैं 60% ऑफ द मनी चले जाते हैं पार्टी के पास, अपनी कोटा का हर महीना डिडक्टेड फ्रॉम द आउट सैलरी। इसीलिए बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था वो जो सिगरेट पीते हैं वैसे सिगरेट वो व्यक्तिगत इंज्यूरियस टू हेल्थ में वैधानिक चेतावनी लोगों को दे दो। उनके दोस्त मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से कौन अगर एक अच्छा कमीज पहन ले, इसके मतलब ये नहीं है कि वामपंथी लोग बगैर कमीज से बगैर कपड़े से। नहीं, ये मैं बिल्कुल का मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहस का वक्त है, सोशलिस्ट है, बहुत से लोग हैं जो इस मामले पर रखना चाहूंगा। पैसे से यदि चौरसिया जी हमारा शेर सुनते जाइए, शेर सुनते जाइए। और राजनीति के लिए पैसे बाहर से ले रहे हो, शायद उसको ईमानदारों की श्रेणी में उनको रखकर चलिए, मगर जो लोग अपना घर का खर्चा चलाने के लिए या अच्छे से रहने के लिए वो चंदा या इलेक्शन कमीशन अगर चेक एंड बैलेंस चाहे। अब मैंने एक एफिडेविट दिया 2008 में, अगर मैं कोई 2014 में एफिडेविट देता हूं तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए मेरे पास दौलत कहां से आई, क्यों नहीं पूछते? जब कुछ नहीं था पहला इलेक्शन, तीसरे इलेक्शन में मालूम हुआ 400 करोड़ और पांचवें इलेक्शन में 600 करोड़, इलेक्शन कमीशन कहां रहता है? अरे सर, सब कोलिशन पॉलिटिक्स की राय सब दब जाते हैं। नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कागज तैयार रखते हैं उसके। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है अजीत साहब? लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हुई, आप जैसे लोग जो ईमानदारी के प्रतीक है वो वहां जुड़े। अनुज जी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ मुंबई से हमारे गेस्ट जुड़े, हमारे साथ कांग्रेस के हमारे गेस्ट जुड़े, रियाज साहब जुड़े जो बहुत उद्वेलित हो रहे थे, कुछ अच्छे अच्छे शेर सुनाना चाहते थे। हमेशा हम आपसे सुनेंगे। सुन लीजिए हमारा एक चलिए सुनाई दीजिए, अब आप सुनाई दीजिए। इरशाद, दामनी पे छेक हमारी न जाइयो, दामनी पे छेक हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते बुजू करें। चलिए, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और इसी शेर के साथ टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।